नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम सीटेट के लिए हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी कि पेडागोजी की वीडियो लेके आए हैं आप सभी के सामने। इसमें आपको हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, हिंदी पेडागोजी में हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या है। जब हम भाषा शिक्षण करते हैं तो उसमें पाठ्य पुस्तक की क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में क्वेश्चन लिया है। तो आपको इसमें चारों ऑप्शन देखने को मिले हैं, ए, बी, सी, डी। लेकिन इसका कौन सा सही है, इसके बारे में जानेंगे। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में अनावश्यक हैं। ये तो अनावश्यक तो नेगेटिव है, तो इसे देखते ही कट कर देंगे। क्या करेंगे? देखते ही कट कर देंगे। अब बात की जाए एकमात्र साधन है, तो पाठ्य पुस्तक जो होती है, हमारी बुक होती है, तो हम कोई भी शिक्षण करें, चाहे भाषा शिक्षण करें, चाहे कोई भी शिक्षण करें, तो उसमें एकमात्र संसाधन नहीं होती है। एकमात्र संसाधन नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसका और भी कोई प्रयोग होता है, ना वो साध्य होती है। क्या होती है? साधन होती है। पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में क्या होती है? साधन होती है। तो इसलिए पहले का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी, यानी कि पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में साधन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट आपके लिए अच्छा वीडियो अपलोड करता रहेगा और आप फ्री नोट्स के लिए हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। उसमें आपको सभी की PDF प्राप्त होंगी, फ्री नोट्स प्राप्त होंगे। दोस्तों, बात की जाए इसकी, एक भाषा शिक्षक के रूप में निम्न में से किस बात को एक बहुत सांस्कृतिक कक्षा में आप सर्वाधिक महत्व देंगे। बहुत सांस्कृतिक कक्षा क्या होती है? जहाँ पर कई कल्चर के बच्चे हों, उसे बहुत सांस्कृतिक कक्षा कहा जाता है। तो आप उसमें सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ये बात सही है। व्याकरण सिखाना, ये बात भी सही है। बालकों को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, स्वयं आदर्श भाषा का प्रयोग करना। अगर आप स्वयं आदर्श भाषा का प्रयोग करेंगे तो इससे बच्चे भी प्रभावित होंगे। और वो कक्षा कैसी है? बहुत सांस्कृतिक कक्षा है। कैसी कक्षा है? बहुत सांस्कृतिक कक्षा है। तो आप उसमें सर्वाधिक किस पर महत्व देंगे, इस पर क्वेश्चन है, इसके बारे में पूछा गया है। देखो, प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, ये बात अच्छी है। व्याकरण सिखाना, ये भी बात अच्छी है। लेकिन बालकों को भाषा के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, सीटेट पेडागोजी का ये पॉजिटिव वर्ड माना जाता है। क्या? कि बच्चों को अधिक से अधिक अवसर प्रदान किए जाएं। लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखना ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसलिए इसका आंसर 2 सी सही होगा। क्या सही होगा? सी, ये वाला आंसर सही होगा कि बालकों को भाषा के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना बहुत सांस्कृतिक कक्षा में सर्वाधिक महत्व देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर,
गैर हिंदी भाषा बच्चे हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। अगर आपको एक तमिलनाडु का बच्चा दिया जाए और वो अपने यूपी में पढ़ रहा हो, तो वो उसकी मातृभाषा अलग रही होगी और अपने यूपी की मातृभाषा हिंदी है, तो इसकी अपने यहाँ के बच्चों की मातृभाषा अलग रहती है, तो वो हिंदी सीखने में कठिनाइयों का सामना करता है। क्यों? इसका कारण क्या है? हिंदी एक कठिन भाषा है, ये बिल्कुल गलत बात है। कोई भी भाषा कठिन नहीं होती है, कोई भी सरल नहीं होती है। ना कोई काम कठिन होता है, ना कोई काम सरल होता है, उसे लगन से करना चाहिए। हिंदी सीखने में वो रुचि नहीं लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि वो सीखने में रुचि नहीं लेते हैं। इस पर हम बालक को गलत नहीं ठहरा सकते। हिंदी शिक्षक का विषय ज्ञान ना होना। अगर कोई किसी का शिक्षक है, कोई चीज़ पढ़ा रहा है, तो उसे उसका ज्ञान तो होगा ही। ये क्वेश्चन भी नेगेटिव है। हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर, यही हमने आपको बताया था कि अगर जैसे केरल का है, तमिलनाडु का है, तो उनकी वहाँ की मातृभाषा अलग होगी और अपने यूपी की मातृभाषा अलग है। अपने हर जगह की मातृभाषा अलग होती है। तो इस प्रकार वो कठिनाइयों का सामना क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी मातृभाषा अलग अलग है। तो इसका सही आंसर होगा हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर। तो कौन सा ये सी सही होगा इसका आंसर? बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। बात करते हैं, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल है, इसके बारे में पूछा गया है। समावेशी कक्षा क्या होती है, इसके बारे में आपको बताते हैं। समावेशी शिक्षा वो होती है जहां प्रत्येक बालक को समान रूप से शिक्षा ग्रहण कराई जाए। समावेशी शिक्षा में बिना भेदभाव के, बिना लिंग जाति भेद उम्र, इसके बिना भेदभाव के जहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है बच्चों को, वो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल कौन सा होगा? बालक अपने परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, ऐसा कतई नहीं है। प्रिंट समृद्ध वातावरण भाषा सीखने में सहायक होता है। हाँ होता है, लेकिन इससे बेस्ट आंसर कौन सा है, इस पर हम ध्यान देंगे। भाषा अपने परिवार में रहकर अर्जित की जाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। भाषा अपने परिवार से शुरुआत तो होती है, लेकिन ये नहीं कि अपने परिवार में ही रहकर अर्जित की जा सकती है। हम लोग भाषा कहीं से भी सीख सकते हैं। अभी जो क्वेश्चन निकला है उसमें बताया गया था कि वो मातृभाषा में क्यों बच्चा नहीं समझ पाता है। ये जो क्वेश्चन था, गैर हिंदी कठिनाइयों का सामना करता है। तो दोस्तों ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा, कौन सा भाषा शिक्षण सिद्धांतों के प्रतिकूल होगा? व्याकरण के नियम सिखाने से बालकों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। ये बात बिल्कुल सही है कि व्याकरण के नियम होते हैं, उन्हें सिखाया जाए तो बच्चे भाषा का विकास शीघ्रता से होगा, यानी कि अत्यधिक जल्दी होगा। बच्चे बोलने में कठिनाई का सामना नहीं करेंगे। जब बच्चे व्याकरण सीख जाएंगे तो भाषा बोलने में भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, निम्न में से कौन सा बाल साहित्य का गुण नहीं है? अगर आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ें तो वहाँ पर जो नहीं है उसे तुरंत टिक कर लें, क्योंकि हम तो भारतीय हैं। भारतीय लोग बहुत ही पॉजिटिव विचार वाले होते हैं, तो वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं।
तो नहीं पर ध्यान नहीं देते हैं और जो गलत होता है उसे सही कर देते हैं। तो बाल साहित्य का गुण नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। बात करते हैं इसके बारे में। बाल साहित्य तर्क और चिंतन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि बाल साहित्य होता है वो तर्क प्रधान हो, जिससे बच्चों का मानसिक विकास अच्छे से हो जाए। चिंतन को प्रभावित करने वाला होना चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है। बाल साहित्य जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जब बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो अधिक से अधिक जानने का प्रयास करेगा कि क्या चीज़ क्यों, कैसे, कहाँ पर ये क्यों हो रहा है। तो उनमें बाल साहित्य में जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिज्ञासा उत्पन्न होगी, बच्चा अधिक क्वेश्चन करेगा, अधिक सीखेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर। बाल साहित्य की भाषा बालकों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि मानसिक स्तर, अगर कक्षा 5 का बालक है और आप उसका बाल साहित्य की भाषा में आप उसे हाई लेवल लैंग्वेज सिखा रहे हैं, आप उसको उच्च लेवल की भाषा सिखा रहे हैं, अदर क्लास की भाषा सिखा रहे हैं, यानी कि जो उसके मानसिक स्तर के अनुकूल नहीं है, तो वो उसके माइंड के ऊपर से जाएगी तो वो समझ नहीं पाएगा। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बाल साहित्य को पूर्णतः कपोल कल्पित होना चाहिए, नहीं, ये बात सही नहीं है। इसका यही आंसर सही होगा, जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो नहीं था इसलिए। तो 5 का डी आंसर सही होगा। बात की जाए 6 नंबर पर, निम्न में से कौन सा पाठ्य पुस्तक का आंतरिक गुण नहीं है। आंतरिक गुण के बारे में पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक के गुण कैसे होने चाहिए। पाठ्य पुस्तक में चित्रों का समावेश, ये बात बिल्कुल सही है कि बच्चे चित्रों के माध्यम से जल्दी सीखते हैं। अब आपने आम बना दिया तो बच्चे उसके बारे में जल्दी सीखेंगे। अब आपने त्रिभुज बना दिया तो अब बच्चे इसके बारे में जल्दी सीख जाएंगे, इसे देखेंगे तो अगर ऐसा शेप अगर उन्हें कहीं और देखेगा तो वो समझ जाएंगे कि ये क्या है, ये त्रिभुज है। अगर आपने कोई गोला बना दिया तो वो समझ जाएंगे कि ये गोला है। तो चित्रों का समावेश होना बहुत ज़रूरी है और चित्र ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के दिमाग को जिज्ञासु बनाएं, उनमें अधिक से अधिक जानने का प्रयास रहे। पाठों की संख्या, तो दोस्तों जिस प्रकार का कक्षा का आप अध्ययन करा रहे हैं तो उसमें पाठों की संख्या कितनी है ये भी महत्वपूर्ण होती है। भाषा शैली, अभी जो क्वेश्चन था कि बच्चों के भाषा उनके मानसिक स्तर के अनुसार होना चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। और पाठ्य पुस्तक का आवरण, यानी कि एक कहावत है, डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर, यानी कि किसी भी पुस्तक को उसके बाहरी दिखावे से मत जांचो। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये कोई आंतरिक गुण नहीं है, ये कोई पाठ्य पुस्तक का आवरण होता है, वो बाहर होता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत है, ये तो यही सही है, क्योंकि नहीं पूछा गया है इसलिए। दोस्तों बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बाल साहित्य का प्रयोग। बाल साहित्य का प्रयोग क्या है? व्याकरण शिक्षण में उचित नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि व्याकरण शिक्षण में बाल साहित्य बहुत ही ज़रूरी होता है। भाषा सीखने का एक सस्ता साधन है। सस्ता साधन नहीं है बाल साहित्य, ये भी गलत है। बच्चों का मुख्य पाठ्य सामग्री से विचलित करता है, ये भी गलत है।
क्योंकि बाल साहित्य बच्चों में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न करता है। वो कई प्रकार की भाषाएं जानते हैं, वो कई क्रियाकलाप करते हैं, खुद करके सीखते हैं, जिज्ञासु बनते हैं। सौंदर्य बोध की क्षमता का विकास करता है। जहाँ पर बच्चे की क्षमता का विकास हो रहा है तो वो ऑप्शन सही होगा। तो इसलिए 7 का ऑप्शन बी सही होगा कि सौंदर्य क्षमता का विकास करता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक में विज्ञान, भूगोल, खेलकूद आदि अन्य विषयों की सामग्री कैसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में विज्ञान, भूगोल, खेलकूद आदि अन्य विषयों की सामग्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बालक ये विषय नहीं समझ पाएंगे। अब आप बच्चों को खेलकूद कराएंगे तो बच्चे ज़रूर सुनेंगे। जैसे आपने कहा कि 1 2 3 रन, यानी कि आपने बोला 1 2 3 गो, तो बच्चे 1 2 3 यानी खेल कूद करा रहे हैं, बच्चों को दौड़ा रहे हैं, तो 1 2 3 तक वो गिनती सीख जाएंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बालकों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। क्या बोला गया है? होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बालकों का सामान्य ज्ञान बढ़ेगा। ये बात तो सही है। बात करते नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें पाठ्य पुस्तक में पृष्ठों की संख्या बढ़ती है। ये बात बिल्कुल गलत है। पृष्ठों की संख्या बढ़ने से कोई मतलब नहीं है। होनी चाहिए ताकि बालक विभिन्न विषय की शब्दावली से परिचित हो सके। ये बात बहुत अच्छी है कि भाषा की पाठ्य पुस्तक में विज्ञान, भूगोल एवं खेलकूद आदि अन्य विषयों की सामग्री होनी चाहिए ताकि बालक विभिन्न विषयों की शब्दावली से परिचित हो जाएं। यहाँ पर जो विभिन्न विषय हैं इस पर जोर दिया गया है, इससे यहाँ पर ये आपका सही हो जाएगा 8 का डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? बहुभाषिक क्या होता है? एक कक्षा है जिसमें जैसे आप आर्मी कॉलेज में जाएंगे पढ़ाने अगर, तो उसमें आपको कोई तो यूपी का होगा बच्चा, क्योंकि उसके पिताजी की वहाँ ड्यूटी लगी है, कोई केरल का होगा, कोई कहीं का होगा। तो वहाँ पर तरह तरह के बच्चे मिलेंगे। उनकी बहुभाषिकता यानी कि उनकी मातृभाषा अलग अलग होगी और उनकी सांस्कृतिक भी अलग अलग होगी। कोई कैसा भी होगा, कोई कैसा भी होगा। तो कौन सा कथन सही है, इसके बारे में कौन सा कथन सही है, इसके बारे में पूछा गया है। तो बात करते हैं, बालकों की मातृभाषा का प्रयोग निषेध होना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, निषेध, क्योंकि बच्चों को अपनी मातृभाषा का प्रयोग करने देना चाहिए। क्योंकि वो अगर जैसे कि यूपी वाला अपनी मातृभाषा बोलेगा तो वो मातृभाषा से केरल वाला, तमिलनाडु वाला उसे सीखेगा, और तमिलनाडु, केरल, आंध्रा इधर का बोलेगा तो यूपी वाला सीखेगा, राजस्थान वाला सीखेगा, एमपी वाला सीखेगा। तो ये बात बिल्कुल गलत है। बालकों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए। अब आप इसमें ये केवल देख रहे हैं, ये गलत है। केवल नहीं, उन्हें बालकों को मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही अनुमति होनी चाहिए, ये भी नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ केवल मानक भाषा, ऐसा नहीं है कि बच्चे कैसी भी भाषा बोलें, वो उनका मन है। बहुत सांस्कृतिक हैं, बहुभाषिक हैं, तो उसमें अलग अलग भाषा तो होगी। तो इसमें ये मानक भाषा का प्रयोग करना गलत बात है। बालकों द्वारा सदैव मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही नहीं है कि सदैव मातृभाषा का प्रयोग बच्चे कैसे कर सकते हैं। बच्चे कहीं जाते हैं बहुभाषिक कक्षा में, बहुत सांस्कृतिक कक्षा में, तो एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं, तो वो अपने आप बोलने लगते हैं। बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए उन मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। यही बात हमने बताई थी आपको कि उनकी मातृभाषा को स्थान दें, मानक भाषा से परिचय कराना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो इनकी बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा के संदर्भ में बालकों की मातृभाषा को समुचित स्थान देते हुए उन मानक भाषा से परिचय कराया जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। तो इसका डी आंसर सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दोस्तों वीडियो लंबा हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ये भी आ सकता है, 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 कुछ भी आ सकता है, इसके आधार पर भी आ सकता है। सीटेट पेडागोजी में ये नहीं कि यही क्वेश्चन आए, ऐसे ही आते हैं, तो इस पर वीडियो बनाई है। तो आप चारों ऑप्शन को समझें, हम कैसे लॉजिक से इसको बता रहे हैं, कैसे सही कर रहे हैं, कैसे कौन सा क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, इसके बारे में समझें आप, तो आप सीटेट पेडागोजी में पूरा कर सकते हैं। क्योंकि 50% सीटेट में पेडागोजी रहती है, 50% सब्जेक्ट रहता है। दोस्तों बात की जाए, एक बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने से संबंधित कौन सा विचार उचित है? बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, इसमें अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, तो इसके बारे में पूछा गया है, तो इस पर बात करेंगे। व्याकरणिक नियमों का अधिक से अधिक प्रयोग करना। अगर आप व्याकरणिक नियमों का प्रयोग करेंगे तो ये बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा है, तो व्याकरणिक नियमक हमेशा सही होते हैं, हर जगह एक ही व्याकरण यूज होता है, तो ये बात सही नहीं है। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, समृद्ध भाषिक परिवेश का। चलो देखते हैं, पहले ये और देख लें तब इस पर जाएंगे। अधिक से अधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है कि अधिक से अधिक पुस्तकों। बालकों में भाषा सीखने की क्षमता बलपूर्वक विकसित की जानी चाहिए। भाई बलपूर्वक कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता है। आप बच्चे को थॉर्नडाइक का जो नियम था उसमें बिल्ली ने अपने आप सीखा था, उसमें बलपूर्वक नहीं, तो इसका यही सही होगा बी। समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए। जब समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण होगा तो बच्चे बहुत सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा सीखने में संबंधित समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण किया जाना चाहिए, इससे बच्चे अच्छे से सीख जाएंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग, यानी कि बहुभाषिकता वाली कक्षा बच्चों को किसी भी भाषा में निपुणता प्राप्त नहीं करने देता। ये बात बिल्कुल गलत है। क्या ये बात सही नहीं है? भाषा सीखने की प्रक्रिया को धीमी बनाता है, ये भी गलत है। भाषा सीखने में बाधक है, ये बात भी गलत है। संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है, ये सही है। क्योंकि कोई भी अगर आप एक से अधिक भाषा सीख लेंगे वो बाधा नहीं उत्पन्न करेगी, ना ही आपको धीमा कर देगी, ना ही निपुणता प्राप्त करने देता, ये बात भी गलत है। तो इसका कौन सा सही होगा? इसका सी सही होगा। क्या सी? संज्ञानात्मक रूप से समृद्ध होने का संकेत है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा की पाठ्य पुस्तक के लिए पाठों का चुनाव करते समय सबसे महत्वपूर्ण है क्या है? अगर कोई आप किताब लिख रहे हैं, जैसे आप कोई बुक बना रहे हैं, किस पर बना रहे हैं? हिंदी में बना रहे हैं, तो आप उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या रहेगा सबसे महत्वपूर्ण? प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं। इससे कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रसिद्ध लेखक हों, रचनाएं सबकी अच्छी होती हैं। अलंकारिक भाषा से युक्त पाठ, अलंकार ही केवल नहीं है, और भी चीज़ें होनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। पाठों की संख्या, हाँ पाठों की संख्या होनी चाहिए, लेकिन किस कक्षा के अनुसार कितने पाठ होने चाहिए इस पर पूछा जाता तो ज़्यादा अच्छा था। संवेदना परक पाठ, ये बात बिल्कुल सही है। बच्चों को ऐसे पाठ उसमें हों जिससे बच्चे संवेदनशील बने, अच्छी अच्छी बातें जानें, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाषा की पाठ्य पुस्तक में लोकगीतों का समावेश करने का अनिवार्य कारण नहीं है। लोकगीतों का अनिवार्य कारण नहीं है, क्या है? गेयता तो है, भाषा के विविध रूप ये भी है, सौंदर्यबोध ये भी है, सांस्कृतिक भाषा से परिचय ये नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, इसका डी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब। हिंदी भाषा की लिपि है,
हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, ये आप सभी जानते होंगे। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिसमें समय नहीं गंवाना उसमें समय नहीं गंवाएंगे। अरबी भाषा लिखी जाती है। अरबी भाषा होती है वो कैसे लिखी जाती है? अपनी भाषा तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ से जैसे शुरुआत किया हमने, आप क्या कर रहे हैं, तो अपनी भाषा तो देवनागरी लिपि ऐसी लिखी जाती है। लेकिन बात की गई अरबी भाषा के बारे में, तो अरबी भाषा कैसे लिखी जाती है? अरबी भाषा दाएं से बाएं, यानी कि इधर से ऐसे लिखी जाती है, इधर से इधर की ओर चलती है। और अपनी भाषा इधर से इधर की ओर चलती है, लेकिन अरबी भाषा दाएं से बाएं चलती है। ऐसे इधर इधर से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इधर दायां होता है, इधर से इधर से इधर से इधर से ऐसे। तो अरबी भाषा लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? किस रूप में हुआ भाषा का प्रयोग, इसके बारे में पूछा गया है। तो सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ? सर्वप्रथम मौखिक, मौखिक ही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर। भाषा के लिखने का ढंग है, क्या भाषा के लिखने का ढंग है, इसके बारे में पूछा गया है। तो भाषा, कोई भी भाषा हो वो अपनी लिपि के अनुसार लिखी जाती है। क्या? लिपि के अनुसार लिखी जाती है। कोई भी भाषा हो, जैसे कि ब्राह्मी लिपि, गुरमुखी, हिंदी अपनी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। बात करते हैं नेक्स्ट पर। भाषा साधन है, क्या है? क्वेश्चन आपको साफ नहीं दिख रहा है तो लिख दें यहाँ पे, भाषा साधन है। तो भाषा किसका साधन है? ज्ञान का, ये बात सही है। लिखने का ये भी सही है, बोलने का ये भी सही है, लेकिन अभिव्यक्ति का, ये ऑप्शन इन तीनों से बेस्ट है। ये प्लस पॉइंट है अभिव्यक्ति का, क्योंकि इसमें ज्ञान भी आ जाएगा, बोलना भी आ जाएगा, लिखना भी आ जाएगा, पढ़ना भी आ जाएगा। अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। क्या है? अभिव्यक्ति का साधन है। तो इसका सही कौन सा होगा? ए, भाषा साधन है। किसका? अभिव्यक्ति का साधन है। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का गोल है कि आप जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो डालते रहेंगे और आपको बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। और आप छोटे चैनल को देख के ऐसा ना समझें कि इस पर कोई क्वालिटी नहीं, आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिएंगे और अच्छे से अच्छे समझाएंगे। हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मूल्यवान है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। भाषा का प्राथमिक रूप है। क्वेश्चन क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप है। तो भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, इसके बारे में पूछा गया है। लिखित नहीं, ये बात नहीं है। व्याकरणिक, ये बात भी नहीं है। सांकेतिक नहीं है, मौखिक। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? मौखिक। बच्चा अपने यहाँ जब आता है, पैदा होता है बच्चा, तो वो रोना सीख जाता है। कुछ ना कुछ वो रोता है तो वो बोलता है कुछ, तो ना वो लिखता है, ना वो व्याकरण समझता है, ना कुछ होता है, वो मौखिक होता है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या होता है? मौखिक। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको हिंदी पेडागोजी के बारे में बताया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको CDP पेडागोजी, EBS पेडागोजी और EBS का संपूर्ण सिलेबस की साथ हम वीडियो अपलोड करेंगे।
आप हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट के साथ बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। आशा है कि आप लोग एक सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, एक लाइक ज़रूर करेंगे, एक शेयर ज़रूर करेंगे। तब तक के लिए यहीं तक, आज के लिए बस यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।